स्वागत है बच्चों आपका अध्ययन विद मी पर। और मेरा नाम है हिमांशु। चलिए आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के, जो कि होने वाले हैं वर्ल्ड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से उनको सीख लेते हैं कैसे होंगे। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, जिसमें बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। ये हो गई, सपोज करो ये नदी है, ठीक है, जिसकी स्पीड हमें पता करनी है। तो इसमें एक नाव चल रही है, तो एक नाव भी बना देते हैं। ये हमारी नाव आ गई। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर नदी की स्पीड और नाव की स्पीड सेम है, नदी भी इधर चल रही है और नाव भी इधर ही चल रही है, तो इस तरह की जो स्पीड होगी, जो टोटल स्पीड होगी बोट की, वो होगी, सपोज करो बोट की स्पीड थी v, ठीक है, v थी, और जो नदी की स्पीड है वो है u, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, बोट v स्पीड से चल रही है, तो टोटल स्पीड जो होगी इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। इसे क्या बोलेंगे हम? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि v प्लस यू हो जाएगा टोटल स्पीड। और अगर नदी इधर चल रही है, बोट इधर चल रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं, सपोज करो बोट इधर चल रही होती तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। अप मतलब अपोजिट चल रही है, तो अप स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड माइनस हो जाएगी। अब किसकी किस में से माइनस होगी? तो हमेशा बोट में से आप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रीम की स्पीड बोट से तेज हुई तो वो अपने बहाव के साथ बोट को भी साथ में ले जाएगी, ठीक है। एक कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे पूछा है लास्ट में द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। तो मैंने हमेशा कहा कि जो चीज़ पूछी हो उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और इसकी पीडीएफ जो है आपको वो मिल जाएगी कहाँ से? व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ इक्वल टू, क्या लिए हमने? यू किलोमीटर ले लेते हैं, यू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर अब पहला केस पढ़ते हैं कि इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 15 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम चलती है। तो यहाँ पहला केस ले रहे हैं फॉर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में वो कितना जा रही है? 15 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस दे रखी है 15 किलोमीटर, और स्पीड दे रखी है जो टोटल स्पीड होगी अप स्ट्रीम में, मैंने कहा v माइनस यू लेंगे, तो स्पीड हो जाएगी आपकी, बोट की स्पीड कितनी दे रखी है हमें? 8 में से हम u माइनस कर देंगे, तो 8 माइनस यू किलोमीटर पर आवर। ये हो गई अप स्ट्रीम के लिए। तो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं हम। पहले केस के लिए जो टाइम आएगा, ये फर्स्ट टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 15 है, स्पीड है हमारी 8 माइनस यू किलोमीटर, सॉरी टाइम की जो यूनिट होगी वो आवर होगी, ठीक है। तो ये पहले अप स्ट्रीम वाले केस के लिए हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे ही सेकंड वाले केस के लिए करेंगे। तो अब फॉर डाउन स्ट्रीम, तो जब भी डाउन स्ट्रीम जाती है बोट तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस बार उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है? देखो 22 किलोमीटर, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई थी। तो और स्पीड जो आप लोगे, आप वो लोगे 8 प्लस यू किलोमीटर पर आवर। और टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड केस के लिए। तो टाइम आ जाएगा आपका 22/8 प्लस यू आवर, ठीक है। दोनों केस के लिए टाइम कैलकुलेट हो गया। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो आगे, कि ऐसा अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में टोटल 15 घंटे लगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो T1 निकाला है और T2 निकाला है हमने, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो टोटल 5 आवर्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितने लगे हैं? 5 घंटे। तो इनको ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। यानी कि टाइम 1 प्लस टाइम 2 जो है वो आना चाहिए 5 आवर के इक्वल। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आएगा 15/8 माइनस यू प्लस 22/8 प्लस यू इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अब तो बेसिक कैलकुलेशन बची। अब इसे सॉल्व करके यू की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कैसे निकालें? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा आपका, जो नीचे है वही आ जाएगा 8 माइनस यू और 8 प्लस यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे, 8 प्लस यू और ये हो जाएगा 22, 8 माइनस यू। नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × 120 प्लस 15 यू प्लस ये हो जाएगा 176 माइनस 22 यू डिवाइड बाय
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 से भी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9 और ये 296, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 22 में से ये 7u और ये हो जाएगा 320 माइनस के 5u स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और इसको इधर ले आते हैं 5u स्क्वायर को, तो प्लस हो जाएगा 5u स्क्वायर माइनस 7u और यहाँ पर प्लस 296 है ऑलरेडी और ये माइनस का 320 और आ जाएगा, इधर इधर ज़ीरो बचेगा। तो अब ये लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारी। तो अब माइनस कर देंगे तो माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा 4 और कितना बचा इधर 11, 11 में से 9 गए तो 9 2 11, तो 2 बचे, तो ये बचेगा 24 बराबर 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं, तो ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा भैया 24 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 120, ठीक है। अब 120 के फैक्टर करने हैं हमें, इसके फैक्टर करते हैं कि 7 आना चाहिए प्लस माइनस करने पे, तो 2 6 और ये हो जाएगा आपका 5 2 6 2 3, तो ये कुछ फैक्टर हुए। तो आइए इसको देखते हैं, तो 7 बचना चाहिए हमारे पास, तो 3 दूनी 6 नहीं, 5 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 15, 15 में से 8 गए 7, हाँ ये बन रहा है पेयर 15 और 8 का, तो ये आ जाएगा आपका 15u प्लस 8u माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। ये रफ़ कैलकुलेशन है, इसको आपको रफली करना है, ठीक है। रफ़ वाली जो आप रफ़ वाला पेज बनाओगे उस पर ये रफ़ कैलकुलेट करना है। अब बस कॉमन ले लेना है, तो 5u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ u माइनस 3 और यहाँ प्लस का 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा u माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आ रहा है u माइनस 3 कॉमन, तो इधर बचेगा 5u प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो u की दो वैल्यूज़ आ गई, तो पहली वैल्यू जो आएगी u की वो आएगी u इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी u इज इक्वल टू माइनस 8/5, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज़ नहीं लेंगे हम, ये निगेटिव में है, और ये वाली लेंगे हम पॉजिटिव वाली, ठीक है। तो u की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 3 किलोमीटर पर आवर, तो लास्ट में लिख देंगे सो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर इज़ योर आंसर। तो कितना आसान था ये, ठीक है। बिल्कुल जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे हमने कर लिया, बस ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है बोट और स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, आई होप आपको ये अच्छे से। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर वुड हैव टेक 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ इट स्पीड्स वर 5 किलोमीटर आवर मोर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया लिख के, इसको हटा देते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन का आ गया ये। चलिए आइए, तो एक ट्रेन है, हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। तो ओरिजिनल स्पीड को हम एक्स लेट कर लेते हैं, लेट दी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड को हमने एक्सलेट कर लिया क्योंकि वही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है वो, और 360 किलोमीटर जो है डिस्टेंस दे रखी है, वुड हैव टेक 48 मिनट्स लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इफ़ इट्स स्पीड 5 किलोमीटर आवर मोर। तो अगर स्पीड को 5 किलोमीटर आवर बढ़ा दिया जाए तो वो 48 मिनट कम टाइम लेती है सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज में अजीब सा पूछा हुआ है, तो वही हमें क्रैक करना होता है क्वेश्चन के अंदर। तो इस स्पीड हमें पता है, स्पीड मैंने लेट कर ली है ट्रेन की, डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस दे रखी है भैया 360 किलोमीटर। तो हम टाइम निकाल लेते हैं भैया कि अगर x स्पीड से जा रही है और 360 किलोमीटर जाना है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि इतने आवर का उसे टाइम लगेगा ट्रेन को कवर करने में अगर वो इस स्पीड से जाए। अब उन्होंने कहा अगर 5 किलोमीटर पर आवर को बढ़ा दिया जाए, मोर मतलब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मोर, तो यहाँ से आप समझ जाना कि बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, इफ़ द स्पीड 5 किलोमीटर
पर आवर मोर देन तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी ट्रेन की, जो न्यू स्पीड है ट्रेन की वो हो जाएगी 5 जोड़ दो, पहले कितनी थी x थी, तो अब 5 मोर हो गई, यानी x + 5 किलोमीटर पर आवर जो है ये मोर हो गई। अब डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस तो हम सेम लेंगे क्योंकि डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो 360 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस रहेगा। टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए भी, तो टाइम यहाँ 2 लगा रहा हूँ सफिक्स में, यानी कि ये सेकंड, ये फर्स्ट वाले का हो गया, ये सेकंड वाले का, तो वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, इतने आवर, ये टाइम निकल के आ गया। तो अब उन्होंने क्या कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब बस खेल ख़त्म है कि जो टाइम है ना उसे कितने 48 मिनट लेस ट्रैवल करना पड़ा। भाई स्पीड बढ़ गई तो जाहिर सी बात है वो जो है जल्दी पहुंच जाएगी अपने जहाँ भी उसे जाना है, तो डिस्टेंस कवर करने में उसे कम समय लगेगा, तो 48 मिनट लेस लगे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम 1 और टाइम 2 को बराबर करना है इस कंडीशन में, ये दोनों टाइम बराबर होने चाहिए। बराबर कब होंगे, उन्होंने कहा सेकंड वाला टाइम 1 वाला जो है वो ये है, ये ओरिजिनल टाइम है उसका, अगर x की स्पीड से जाती है तो इतना टाइम लगता, और अगर स्पीड बढ़ा के जाती है तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आप, तो अब मुझे 18 मिनट को जोड़ना है, सॉरी 48 मिनट को जोड़ना है, तो कहाँ जोड़ूँ, टाइम 1 में जोड़ूँ टाइम 2 के बराबर आने के लिए, कि टाइम 2 में जोड़ूँ टाइम 1 के बराबर आने के लिए, है ना। टाइम को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये तो उसका ओरिजिनल टाइम है और ये उसका टाइम है जब उसे कम टाइम लगा, यानी कि इतने स्पीड से चली है तो उसे कम टाइम लगा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, उसमें से माइनस होगी, या इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है इसमें ऐड कर दो, तो बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। तो देखो न्यूमरेटर तो सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है हमेशा, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, यहाँ पर केवल x है, लेकिन यहाँ पर x + 5 है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटी आ जाती है, यानी यहाँ पर ऐड करेंगे हम कितना 48 मिनट। अब मिनट है तो हमारी पूरी कैलकुलेशन आवर में हो रखी है, तो हम 60 से उसे डिवाइड कर देंगे तो आवर में आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये करना था, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस 48/60 को यहाँ माइनस भी कर सकते हो, 48/60 माइनस कर दिया तो बात ये की है, ठीक है। आई होप आपको ये इक्वेशन सेम करनी आ गई होगी समझ में। अब बस कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेट करना है, तो इधर उधर करेंगे, वेरिएबल्स एक साइड, तो मैं इस पूरे को उठा के इधर ले आया और माइनस का 48/60 को इधर ले आया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, और ये आ गया आपका 12/15, इसको भी सॉल्व कर लो 3, यानी ये आ गया 4/5। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी 360 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1/x माइनस, हमेशा कॉमन लेने वाली टेक्निक अपनानी चाहिए, इससे थोड़ा समय रिड्यूस हो जाता है, और इधर तो 4/5 बचा है अपना, तो ये आ जाएगा आपका x + 5 आ गया आपका एलसीएम, और तो 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है 9 टाइम्स, 9 × 4 = 36, और यहाँ पर आ जाएगा x + 5 - x, तो x से x भी कट गया प्लस माइनस का। अब बस मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस ये 5 भी इधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, और इधर तो 1 बचा है तो इधर बचेगा x² + 5x, तो x² + 5x, और ये माइनस होके आ जाएगा इधर, तो 0 2250 = 0। ये बन गई हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अब हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2250 के फैक्टर करने हैं, या फिर जब बड़ी वैल्यूज़ आ जाए ना तो आप फैक्टर वाले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मत जाओ, डायरेक्ट इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करो, क्योंकि फिर पेयर ढूंढने में समय वेस्ट हो जाता है। तो x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2250/2 × 1, तो x बराबर, बस इसे सॉल्व करते जाना है हमें, तो 25 + 400 9, तो ये कुछ बहुत बड़ी सी वैल्यू आ रही है। x बराबर -5 प्लस माइनस, एक बार और चेक कर लेते हैं, 0, ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9025। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसके लिए हमें यहाँ पर रफली कैलकुलेट करना होगा। तो स्क्वायर रूट तो हम जल्दी ढूंढ सकते हैं, जैसे 950 का स्क्वायर रूट ढूंढना है तो स्क्वायर रूट वाला मेथड पेयर बनाएंगे 2 के, तो 9 9 होता है 81, क्योंकि 10 10 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 में 1 गए 9 बचे, दोनों ही उतारेंगे, तो इधर हो जाएगा 9 9 18, तो आई थिंक 5 बार ही जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 डिजिट आ रही है,
तो 5 से ज़रा मल्टीप्लाई करो, 25, 42, 9 कट गया ना। तो ये 95 का स्क्वायर रूट था। तो आपका जो आंसर आया वो आया x बराबर -5 + -95/2। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो पहली वैल्यू बताते हैं क्या होती है x की, तो प्लस साइन ले लेंगे। तो जब प्लस साइन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, आएगा 90/2 यानी कि 45 km/h, ठीक है। और जब आप माइनस साइन लोगे तो दोनों वैल्यू माइनस में आएंगी, तो निगेटिव वाला आंसर हम नहीं लेंगे, स्पीड निगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। तो जो है आपका ये आंसर करेक्ट है 45 km/h। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये टॉप क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्जाम में आने के जिनके चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको ऊपर ले जाऊँ, थोड़ा सा नीचे आ गया ये। चलो, तो ये भी ट्रेन से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फास्ट ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 km इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 km/h लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो ट्रेन बता दी गई है, एक फास्ट चलती है और एक स्लो चलती है, ठीक है। तो कौन सी फास्ट चलती है कौन सी स्लो चलती है हमें नहीं पता। तो अब कैसे बनेगी इक्वेशन, तो यहाँ पर देखो, अच्छा कैसे पहचानोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो 1 वेरिएबल में अगर लेट करना होगा ना तो आपको एक के लिए दूसरे की रिलेशन दे रखी होगी। जैसे मान लो लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल है, तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ऐसा सेंस बन रहा है कि लेंथ इज़ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, तो लेंथ जो है वो ब्रेथ की टर्म्स में दे रखी है, तो वहाँ पे आप समझ जाओगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के हमें बना के सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज़ 10 km/h लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, यानी कि लेस ट्रेन जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है इन टर्म्स ऑफ फास्ट ट्रेन। तो फास्ट की नहीं पता हमें, यहाँ पर फास्ट ट्रेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसकी स्पीड को लेट कर लेते हैं, लेट दी स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन बी x km/h। फास्ट ट्रेन की स्पीड आ गई x km/h, और अब 10 किलोमीटर लेस चल रही है स्लो वाली, तो स्लो की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज इक्वल टू x - 10 km/h, ठीक है भाई। पहले वाली फास्ट ट्रेन जब x चल रही है तो स्लो वाली उससे थोड़ी कम ही चल रही होगी, और वही दे भी रखा है कि 10 km/h ये लेस चलती है, कम चलती है, ठीक है। अब दो स्पीड आ गई दोनों की। अब टाइम कह रहा है कि फास्ट ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है, भाई वो तेज़ चलती है तो कम ही टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। दोनों ट्रेनें सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं है, तो 200 किलोमीटर जा रही हैं। तो हम पहले वाली ट्रेन का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन टू कवर 200 किलोमीटर। कितना टाइम लिया, तो यहाँ से हम t1 निकाल लेते हैं। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड उसकी x थी, डिस्टेंस जाना है 200, तो ये पहले वाले का टाइम आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले का टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन टू कवर 200 किलोमीटर, तो उसे कितना टाइम लगा, तो t2 कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगेन स्पीड कितनी है, x - 10 किलोमीटर, सॉरी आवर में आएगा टाइम, ये वाला भी आवर में आएगा, ठीक है। ये हो गया, दोनों ट्रेन्स का टाइम निकाल लिया हमने। और अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें लिखना है इक्वेशन को। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि फास्ट ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है। अब मुझे बताओ, मुझे t1 और t2 को बराबर करना है, तो मैं 1 आवर कहाँ जोड़ूँ या कहाँ घटाऊँ, ये कैसे पता करूँ। तो उसके लिए बहुत ही आसान है, जैसे ऊपर किया था हमने 200/x - 10। अब मुझे 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है ना, तो ये टाइम इसके बराबर करना है। तो 1 आवर कहाँ जोड़ना पड़ेगा या कहाँ घटाना पड़ेगा, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी, तो जिसके डिनोमिनेटर में x आ रहा है और यहाँ x में से 10 माइनस हो रहा है, यानी ये छोटी वैल्यू है। तो जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड दोगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा इससे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, -1 कर देंगे, ठीक है, या +1 कर दो, इधर एक ही बात है। समझ में आया। तो ये ओरिजिनल टाइम है 200/x, और ये है जब स्पीड को कम कर दिया। तो स्पीड को कम कर दिया, तो स्पीड कम करिए तो ज़्यादा टाइम लगाया ना, यहाँ पर ज़्यादा टाइम किया है तो 1 आवर माइनस कर दिया यहाँ से हमने,
ठीक है, या तो ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है या छोटी वैल्यू कौन सी है। तो x में से जब 10 माइनस कर दोगे, तो सपोज करो यहाँ पर था 10, तो 10 से 200 को डिवाइड करोगे तो आएगा 20, और यहाँ 10 में से हमने सपोज करो x की वैल्यू 10 आई, 0, सॉरी ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू ले लेते हैं हम 10, x की वैल्यू 20 ले लेते हैं, 20 से समझ में आ जाएगा, 20 ले लेते हैं, तो यहाँ आएगा 10 आंसर, और यहाँ आएगा कितना, जब मैं 20 में से 10 माइनस करूँगा तो 10 बचेगा, तो यहाँ आएगा 20, तो यहाँ बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो बड़ी में से हम माइनस करेंगे हमेशा। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो कई मल्टीपल तरीके हैं गैस करने के कि हमें कहाँ 1 जोड़ना है, कहाँ घटाना है, ठीक है, या टाइम के उससे कर लो कि ये वाला टाइम क्या होगा, ये बड़ा होगा तो उसमें से 1 माइनस कर दिया, आप बस सॉल्व करना है इसे। तो 1 को इधर ले आओ, इसको उधर, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 200 x माइनस 10 में से ये वैल्यू हटा देते हैं, इसको इधर ले आया मैं 1 को इधर, तो 1 प्लस का हो गया अपना, ठीक है, 1 को उधर ले गया, इस वाली वैल्यू को इधर ले आया और सीधा करके लिख दिया इसे। तो अब x माइनस 10 तो एलसीएम आ रहा है, और 200 बाहर कॉमन ले लेते हैं पहले, तो अंदर ये आ जाएगा आपका x माइनस 10 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 200 हो गया, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस एक्स प्लस 10 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1। तो x तो गया, तो ऊपर आ गया 2000, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 10x, और ये 2000 जो है वो उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 2000 बराबर 0। तो ये बन गई अपनी फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको भी हम क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, इतने में आ जाएगा ये। तो अब बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x बराबर आएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस इंटू 4 2000 डिवाइड बाय 2। तो बस इसको सॉल्व करना है अब हमें। तो x बराबर आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका 4 2 8, 8100 अपॉन 2। तो x बराबर 10, तो ये तो साफ साफ पता है 81 किसका होता है 9, और 100 होता है 10 का, तो 90 का है ये स्क्वायर रूट, तो 90 का स्क्वायर रूट है ना, ये तो डायरेक्ट ही पता चल गया हमें। तो x की दो वैल्यूज़ आई यहाँ से, x बराबर एक आएगी x 10, तो प्लस वाली ही आएगा आंसर में, क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 100/2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सेकंड वाला आंसर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगी फिर वैल्यू, तो 50 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, यानी कि जो फास्ट वाली थी वो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, और स्लो वाली की थी 40 किलोमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर इज़ योर आंसर, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए ये 3 क्वेश्चन हो गए, तो बड़े बड़े ही हैं सब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ लिखा हुआ है x एंड y वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन प्रोजेक्ट इन 6 days। दोनों मिलके 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ x अलोन वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट, अगर x अकेले काम करता है तो ही विल टेक 5 days लेस देन द y टू कंप्लीट। तो वो जो y है उससे 5 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ से पकड़ सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, 1 वेरिएबल में बनेगी इक्वेशन। कैसे बनेगी, तो यहाँ पर हमें x के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। यहाँ पर देखो ही विल टेक 5 days लेस देन y, वो y से 5 दिन कम समय लेता है तो काम करने में। तो हमें नहीं पता y कितना है, तो y को हमें लेट करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में हमसे पूछा फाइंड द डेज रिक्वायर्ड फॉर x एंड y टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अलोन, यानी x और y को अकेले प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये थोड़े से टफ होते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल ईजी बना के इसको समझाता हूँ कि कैसे होगा। तो हमें दे रखा है कि ही विल टेक 5 days लेस देन द y टू कंप्लीट, कौन x, ठीक है। y जितने दिनों में कर लेता है काम को, x 5 दिनों में 5 दिन कम लेता है लेस, तो y नहीं दे रखा, तो y को लेट करना पड़ेगा। लेट y कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन x days, ठीक है। y जो है वो x दिनों में प्रोजेक्ट को अकेला कंप्लीट कर सकता है। y कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन x days, सो x कैन
कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी डेज, तो 5 दिन कम लेता है वो, तो x माइनस 5 डेज, ठीक है। तो y अगर x दिनों में कर लेता है तो x कितने दिनों में करेगा, वो करेगा, अच्छा ये x और y सेम सेम हो गए तो वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ x की जगह ना कुछ और ले लेते हैं, ताकि क्योंकि इधर भी x और y लिख रहे हैं हम, तो लेट से m, तो ये m माइनस 5 डेज में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ लिखा था कि x एंड y वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन प्रोजेक्ट इन 6 डे, अगर एक साथ काम करते हैं तो 6 दिनों में काम कर लेते हैं। तो हमेशा जब भी ये काम वाला क्वेश्चन आए, काम इतने दिनों में हो जाता है, तो आप 1 डे वर्क निकाल लो, ठीक है। तो अगर मुझे बताओ y पूरे काम को m डेज में कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा उसने। तो इसको ऐसे समझो, मान लो कोई सड़क बनानी थी, काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक आदमी एक सड़क को मान लो 1 2 3 4 5 6 दिनों में बना लेता है वो, ठीक है। अभी मैं समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ कि कोई आदमी एक सड़क को 6 दिनों में बना लेता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं उसने एक दिन में कितनी सड़क बनाई होगी, तो आप कहोगे सर इतनी सड़क बनाई होगी। तो ये कितनी सड़क है, तो ये 1/6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 दिनों में पूरी सड़क बन जानी थी। तो एक दिन में उसने कितनी बनाई होगी, 1/6 पार्ट बनाया होगा सड़क का, ठीक है। तो अब यहाँ से आप पिक कर सकते हो जो चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ, कि अगर y जो है m डेज में कर लेता है, तो 1 डे वर्क ऑफ y कितना हो गया, एक दिन में y ने कितना काम किया होगा। तो 1 डे वर्क ऑफ y इक्वल्स टू 1/m। भाई जब m डेज में बन जा रही है सड़क, तो एक दिन में कितना प्रोजेक्ट किया होगा उसने, 1/m, ठीक है। तो 1 डे वर्क आ गया ये इसका। सिमिलरली हम x का भी 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो 1 डे वर्क ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/m-5, क्योंकि वो इतने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है m-5 डेज में, तो एक दिन में कितना किया होगा, 1/m-5, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे। तो वो कह रहा है कि अगर दोनों मिलके काम करें तो वो 6 दिनों में काम को कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोनों मिलके काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो, तो इसका एक दिन का काम है 1/m और इसका एक दिन का काम है 1/m-5। तो इतना काम करेंगे दोनों एक दिन में मिलके, और ये किसके बराबर होगा, टोटल काम वो 6 दिनों में कर लेते हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/6। तो ये हमारी क्वेश्चन बनके तैयार है, बस अब इसको सॉल्व कर लेना झटपट। तो एलसीएम आ जाएगा आपका m-5 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी m-5 प्लस m इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। और ये ऐड हो जाएंगे आपके 2m-5 और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 से, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 1 की नीचे हो जाएगी, तो m² - 5m, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया आपका 6 2 12m, 6 5 30, m² - 5m। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m² - 12 और 5 17m, ये हो जाएगा प्लस का 30 इधर आके और बचेगा 0। तो ये बना आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म से अगर जल्दी हो रहा है तो मिडिल टर्म अपना लेंगे, वैल्यू छोटी है, तो 30 आ रहा है यहाँ पर, तो 15 दूनी 30 होता है, तो डायरेक्ट फैक्टर होगा इसके। तो 15m - 2m प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये वैल्यू बड़ी हो तो आपको किससे करना है फिर, सी वाली टर्म अगर बड़ी है 3 डिजिट में है तो फिर फैक्टर ढूंढने में टाइम लगेगा, मिडिल टर्म से मत जाना, डायरेक्ट क्या करना, बस वो स्क्वायर रूट निकालने वाला वो मेथड सीख लेना। तो m-15 और यहाँ 2 कॉमन लेंगे माइनस का, तो m-15 इक्वल्स टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है, तो m-15 और इधर m-2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो m-15 यानी पहली वैल्यू आ रही है m की 15 और दूसरी वैल्यू आ रही है m की 2। तो अब इन दोनों में से कौन सी ट्रू होगी ये आपको बतानी है। तो m के 2 आंसर पॉसिबल हैं क्या, तो 2 वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब आप m की वैल्यू 2 डालोगे तो दूसरा बंदा कितने दिनों में कर लेता है, तो जब आप 2 डालोगे तो 2 - 5 करोगे, 2 - 5 गिव्स यू -3, तो -3 डेज में थोड़ी ना कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये मत सोच लेना कि दोनों आंसर पॉसिबल हैं, यहाँ पर m = 15 आंसर है। तो जो x है, तो पहले y का लिखते हैं, y को x लेट किया था ना हमने, y कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन m डेज, सॉरी m, तो y m की वैल्यू कितनी आई है, तो y कैन कंप्लीट, सही लिख रहा था, y कैन कंप्लीट इन m डेज, यानी y जो है वो 15 दिनों में कर लेगा, और जो x है वो उससे कितने दिन कम लेता है, 5 दिन, तो वो 10 दिनों में करेगा अकेले काम को, यानी x की इफिशियंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर आएगा डेज में। तो ये अलोन वर्क आ गया, यानी अकेले अकेले इतने दिनों में वो काम को पूरा निपटा देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं ये वाला, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स
एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स। ठीक है, 2 पाइप हैं स्विमिंग पूल में लगे हुए हैं और एक का डायमीटर बड़ा है और एक का छोटा है। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको, बट अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। तो एक नल ये हो गया, एक पाइप ये हो गया आपका, ये स्मॉलर डायमीटर का हो गया, और एक आपका बड़ा है। तो बड़े वाले से ज़्यादा पानी निकलेगा भाई, ये तो पता ही होगा ना, छोटे पाइप से कम पानी, बड़े पाइप से ज़्यादा पानी। तो ये पाइप 1 हो गया हमारे पास और ये पाइप 2 हो गया। तो दोनों पाइप हैं स्विमिंग पूल को भरने के लिए। 4 आवर्स एंड क्या लिखा है, इफ़ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, बड़े वाले को हमने 4 घंटे के लिए चलाया 4 आवर के लिए। स्मॉलर डायमीटर वाले को हमने 9 घंटे के लिए चलाया। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, तो पूल का कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा भैया, तो इसके नीचे ही पूल बना देते हैं हम, ये रहा पूल। ठीक है, अब इसमें पानी भरा जाएगा। तो ये देखा गया कि आधा ही भरा, इसको 9 घंटे तक चलाया और इसको 4 घंटे तक चलाया, तो ये पूल कितना भरा, ये पूल जो भरा ये अपने वॉल्यूम, इसका कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा। तो सपोज़ करो हमें वॉल्यूम पता नहीं है, तो वॉल्यूम को वी ले लो आप, कि इसका कितना वॉल्यूम है, इसका वी वॉल्यूम है। ठीक है, तो उस वॉल्यूम का, वी वॉल्यूम का हाफ भरा, यानी V/2 भर गया है स्विमिंग पूल, जब ये 9 घंटे तक चलाया, ये 4 घंटे तक चलाया। ठीक है, तो V/2 वॉल्यूम इसमें पानी भर चुका है, इतना वाटर इसमें भर चुका है, V/2 वॉल्यूम आधा भर गया मतलब, तो आधा वॉल्यूम भर गया इसका। फाइंड हाउ मच लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। अगर अकेला अकेला पाइप चलाएं हम तो कितना घंटे लगेंगे पूरा भरने में, क्वेश्चन ये है जो चीज़ पूछी जा रही है कि अगर अकेले इस पाइप से हम कितनी देर में भर लेंगे अकेला, अगर इसे चलाएं, और अगर इस पाइप से चलाएं तो अकेला ये कितनी देर में भर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। फिर आपको लास्ट में दे रखा है इफ़ द पूल ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन, अब ये लाइन आपको पिक करनी है यहाँ से। मैंने बताया ना, जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्वेश्चन होगा। तो इफ़ द पूल ऑफ स्मॉलर डायमीटर, यहाँ पर दे रखा है स्मॉलर डायमीटर है, टेक्स 10 आवर मोर, 10 आवर मोर ले रहा है वो, और लार्जर डायमीटर से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है भाई, जिसका छोटा पाइप होगा वो ज़्यादा ही टाइम लेगा, तो वही दे रखा है 10 घंटे ज़्यादा लेता है वो। तो हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, बड़े पाइप की, क्योंकि छोटे वाले पाइप की इन्फॉर्मेशन बड़े वाले पाइप की फॉर्म में दे रखी है। तो बड़े वाले पाइप को हम मान लेते हैं कि क्या लिखा है, इफ़ द पूल स्मॉलर टेक्स द 10 आवर इन द, हाँ, तो बड़े वाले पाइप की हम मान लेते हैं कि वो कितने घंटे में अकेले भर देगा पाइप को, लेट से x आवर। तो लेट द लार्जर पाइप larger diameter pipe can fill the tank in x hour। हमने ये लेट कर लिया कि बड़ा वाला पाइप जो है वो x घंटे में अकेला भर देता है पूरे स्विमिंग पूल को, तो छोटा वाला कितने में भरेगा। सो स्मॉलर डायमीटर पाइप कैन फिल द टैंक इन कितना घंटे, 10 घंटे ज़्यादा लेगा वो, तो यानी x + 10 आवर। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि पहला बड़ा वाला पाइप x घंटे में भर देगा और दूसरा वाला पाइप x + 10 घंटे में भर देगा। अब हमें ये दे रखा है कि 9 घंटे में इसको 9 घंटे तक चलाया गया है और इस वाले पाइप को, बड़े वाले को 4 घंटे तक चलाया गया है, तो इतना वॉल्यूम का पानी भर गया है। तो मुझे बताओ कि 9 घंटे में इसने कितना भरा होगा। तो पहले 1 घंटे की वैल्यू पता होनी चाहिए। सेम वही वर्क वाला क्वेश्चन है ये जो ऊपर किया हमने, वहाँ पर 1 डे वर्क निकालना था, यहाँ पर हम 1 आवर में कितना पानी आया, नहीं 1 आवर का वर्क जो है वो निकाल लेंगे, छोटे पाइप और बड़े पाइप दोनों के द्वारा कितना पानी भरा गया। तो हम क्या निकालें, 1 आवर वर्क फॉर लार्जर पाइप। बड़ा वाला पाइप है उसने 1 घंटे में कितना काम किया, तो बताओ वो पूरी टंकी को x घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में उसने कितना पानी भरा होगा, 1/x। ठीक है, मान लो कोई पानी की टंकी है, ठीक है, वो 2 घंटे में पूरी भर जाती है, कोई पाइप है उसको 2 घंटे में पूरा भर देता है। अब उसने सपोज करो मुझे निकाला 1 घंटे में कितना पानी भरा होगा, तो आधा भर दिया होगा, हाफ, तो 1/2 कर दिया हमने। ठीक है, तो उसी तरह अगर x घंटे में पानी भर जाता है पूरा, तो 1 घंटे में कितना भरा होगा, 1/x, इतना पानी भर गया। ठीक है, या आप इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा V/x। ठीक है, 1/x भी लिख सकते हो या V/x। ठीक है, तो वो क्योंकि हमने वॉल्यूम V ले लिया है ना, तो यहाँ पर ये लिख सकते हो। तो 1 घंटे में ये इतना काम कर लेता है, तो 1 आवर वर्क, अब दूसरे वाले पाइप का भी निकाल लेते हैं, 1 आवर वर्क फॉर स्मॉलर पाइप। 1 घंटे में इसने कितना भरा होगा, तो ये पूरे टंकी को जो है स्विमिंग पूल उसको x + 10 आवर में भर लेता है, तो 1 घंटे में कितना भर देगा ये, 1/x + 10। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो V वॉल्यूम लिया है ना, तो V बाय जितना वॉल्यूम होगा उसका इतना भर दिया होगा इसने।
ये इतना काम आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को चलाया गया है, इसको 9 घंटे के लिए चलाया है, इसको 4 घंटे के लिए चलाया है। तो अब ज़रा बताओ, ये 1 घंटे में इतना भर रहा है, तो जो लार्जर पाइप वाला है उसे कितने घंटे के लिए चलाया है? 4 घंटे के लिए। तो 4 आवर वर्क निकाल लेते हैं हम इसका, ठीक है। 4 आवर में कितना भरा होगा इसने, तो इसको नीचे ही कर लेता हूँ मैं, इसके नीचे ही लिख देता हूँ, ये वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो 4 आवर वर्क फॉर लार्जर पाइप, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 4v/x, और इसकी हो जाएगी 4 आवर वर्क फॉर स्मॉलर पाइप, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 से, सॉरी ये तो 4 घंटे के लिए थोड़ी चलाया, ये 9 घंटे के लिए चलाया है, तो इसके लिए 9 घंटे आएंगे भैया, ये 9 घंटे के लिए चलाया, तो 9 से मल्टीप्लाई इसकी कर दो तो 9v/x + 10, ठीक है। तो इसको भी नीचे करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये आ नहीं पाएगा, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, हाँ ठीक है। तो ये आ गया दोनों के, इसके 4 घंटे चलाए, ये 9 घंटे चलाया, इनका काम आ गया। अब टोटल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो जब दोनों को साथ में चलाया तो इन्होंने कितना भरा होगा भाई? इसने इतना काम किया 4 घंटे में, 4v/x, और इसने किया 9v/x + 10, तो टोटल कितना टंकी भर दी थी इन्होंने? हाफ वॉल्यूम की। टोटल कितनी टंकी भरी थी? ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, यानी आधी ही टंकी भर पाई है। तो इन दोनों को, इसको 4 घंटे चलाया, इसको 9 घंटे चलाया, दोनों ने मिलके आधे घंटे ही भर पाए, यानी टोटल वॉल्यूम का ये इतना ही भर पाए। अब देखो v कॉमन ले लो तो v से v तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था v लिखो, वॉल्यूम को 1 भी लेट कर सकते हो तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, तो v, लेकिन सिस्टमेटिक कर रहे हैं तो इसलिए मैंने समझा भी दिया। x/2 = v/2, तो v से v क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब बस एलसीएम लेना है, अब तो बस x + 10 ये हो गया, और ये हो गया आपका 1/2। तो अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा 4x + 40 + 9x। 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9 4 13, 13 दूनी 26x, और प्लस 4 2 80, और ये हो जाएगा x² + 10x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब इधर उधर अरेंज करना है, तो x², 20x उधर जाएगा तो माइनस में बचेगा ये 16x, और माइनस का 80 = गिव्स यू 0। तो दिस इज़ योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो 80 का ऐसा फैक्टर 16 आना चाहिए भैया, 16 पंजे 80, तो ये तो नहीं होगा। 80 के फैक्टर होगा 40, फैक्टर ही कर लेते हैं, या छोड़ो यार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। तो +16 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन 2a, तो x = 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 1320, 256 ही होता है ना। हम्म, 256 ही होता है भाई, कभी गड़बड़ हो जाती है अभी। चलो अब तो कुछ बचा नहीं, बस शायद स्क्वायर रूट निकालना पड़े बस। तो ये हो गया आपका, ऐसे ऐड करोगे तो 6, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 576 किसका होता है भाई? नहीं पता तो कैलकुलेट भी कर सकते हो इधर। 576, तो 2 2 2 2 सॉरी 4, तो 176, तो ये हो जाएगा 4, 4 बार ही जाएगा 24 का, 4 चौक 16, 16 और 1 17, ठीक है। तो 24 का होता है, तो यानी कि 16 + माइनस 24/2, तो माइनस वाला आंसर आएगा नहीं, तो प्लस वाला ही ले लेंगे सीधे। तो कितना आ जाएगा? 6 4 10, 1 2 3 4 40 का आधा करोगे तो आएगा 20, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 20 20r, ठीक है, 20r आ गई। यानी कि आंसर हुआ आपका कि जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप था वो कितने घंटे लेता है? 20 आवर्स लेता है अकेला फिल करने में, और ये कितना लेता है छोटा वाला? ये लेता है 30 आवर्स, ठीक है। x ऐड कर देना, तो ये 30 आवर, 10 ऐड कर देना x में, तो 20 आवर, ये 30 आवर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन दैट शी रियली इज़, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times हर एक्चुअली एज, व्हाट इज़ हर एज नाउ। तो एज वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एज वाले अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए इसको भी देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं ये। ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actually age, what is her age now। तो हमसे पूछा उसकी एज क्या है, तो हम मान लेते हैं लेट
ज़ेबा प्रेजेंट एज, आज की एज पूछिए ना उसकी, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, है ना, वो एक्स साल की है आज। तो अब बात हो रही है ज़ेबा जब 5 साल यंग थी, यंग मतलब आप जानते हो यंग का मतलब होता है जवान थी जब 5 साल, यंग का मतलब पहले, है ना, यंगर मतलब ओल्डर आता है तो बाद में, और यंगर मतलब पहले। तो 5 साल पहले की एज कितनी रही होगी पहले तो ये बता दो, ठीक है। तो एक्स साल की आज है तो 5 साल पहले रही होगी, तो कैसे लिखें इसे, वॉट शी रियली इज़ देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव। थोड़ी सी ना लैंग्वेज इसकी बहुत अटपटी सी है तो छोटा क्वेश्चन बट लैंग्वेज बड़ी अटपटी सी है। तो ज़ेबा वर यंगर बाय 5 years देन वॉट शी रियली इज़ देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, यहाँ से स्क्वायर ऑफ हर एज, है ना, 5 साल पहले जो थी वो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। 5 साल पहले वो जो थी वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर एक्चुअल एज। तो ये वो एक्चुअल एज हो गई इसकी एक्स ईयर, है ना। तो 5 साल पहले की बात हो रही है तो हम कैसे लिखें इसे, तो 5 years यंगर एज कितनी आ जाएगी, x माइनस 5 ईयर्स, टोटल एज ये हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसके अनुसार वो बोल रहा है कि 5 साल पहले वॉट शी इज़ रियली इज देन मतलब तब, मतलब ये 5 साल पहले क्या हुआ, द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो यानी कि स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन, 11 मोर मतलब प्लस 5 times हर एक्चुअल एज, 5 times हर एक्चुअल एज, ये थी 5 साल पहले की एज। मतलब ये बोल रहा है वो कि 11 मोर देन 5 times इज एक्चुअल एज, तो एक्चुअल एज तो यही होगी आज वाली प्रेजेंट वाली, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करो तो ये होल स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10x इज इक्वल टू 11 प्लस 5x, और यहाँ से अगर मैं 5x को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 15x, और 11 इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस का, 5 में से 1 गए 4, और ये 14 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारी। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंपली हो रही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 14 1 से 14 आ जाएगा सीधे, 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 14, और माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब x माइनस 14 आ रहा है तो x माइनस 14 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज़ आई x की, पहली आएगी x इज इक्वल टू 14 ईयर्स, ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू 1 ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज 1 साल की तो नहीं हो सकती ना, तो ये वाली वैल्यू गलत है, यानी कि हम जो आंसर होगा वो 14 ईयर्स होगा। तो उसकी जो एज है तो आप क्या लिख दोगे फाइनली, ज़ेबा इज़ 14 ईयर्स ओल्ड नाउ, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसको ज़रा सही से लिख देते हैं 14, ठीक है। तो ये एक एज वाला क्वेश्चन था बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी है, तो यहाँ ध्यान रखना। इसमें बोला जा रहा है यंगर बाय 5 ईयर्स, तो यंगर वाली एज निकाल ली हमने, तो देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो इस वाले एज की स्क्वायर जो है वो 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज के बराबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पीस है कार्डबोर्ड का, तो उसे बना लेते हैं। तो ये हो गया भैया रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मेजरिंग 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ले ली हमने, ठीक है। मेजरमेंट्स दे रखे हैं 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो गई इसकी जो है ब्रेथ। तो इज टू बी मेड इनटू एन ओपन बॉक्स, ठीक है, इसका ओपन बॉक्स बनाना है। अब आप जानते हो बॉक्स के लिए मोड़ना पड़ेगा इसे, विद अ बेस ऑफ 936 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स। तो चारों कॉर्नर में से एक एक स्क्वायर निकाल लेना है हमें, कुछ इस टाइप का। एक स्क्वायर ये हो गया, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो चारों कोनों पे से हमने 4 स्क्वायर निकाल लिए, ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। एक ये हो गया, ठीक है, ये चारों कोनों पे से 4 स्क्वायर हमने काट लिए। आगे कटिंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स एंड देन बिल्डिंग अप द साइड्स, एक सेकेंड, कटिंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स एंड देन बिल्डिंग अप द साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट मस्ट बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है। तो इसके हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करा है हमने,
एक सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट मस्ट बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो हमें ये साइड बतानी है, मतलब ये जो स्क्वायर कट करें ना, इनकी लेंथ बतानी है। तो हमें इनकी लेंथ नहीं पता, इस रेक्टेंगल की तो पता है, तो ये हो गया x, तो ये भी x हो गया, सबकी x x मान लो। तो स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती हैं, तो ये x है तो चारों ही x x होंगी, तो x x लेट कर ली हमने। चलो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट मस्ट बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। ठीक है, इसकी तो लेंथ बतानी है, लेकिन ये एरिया किसका दिया हुआ है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। रेक्टेंगल का दिया हुआ है कि अंदर वाले पोर्शन का दिया हुआ है, ये देखना पड़ेगा। A rectangular piece cardboard measuring 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर टू बी मेड इनटू एन ओपन बॉक्स। ठीक है, तो जब आप इसको ना कट करोगे, ओपन बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसा होता है भाई, चारों तरफ से मोड़ोगे इसे, तो ये आएगा और ये चीज़, बस इतनी चीज़ आएगी बॉक्स के अंदर, बाकी तो ये मुड़ जाएगा चारों तरफ से। और ओपन बॉक्स बनाया है हमने, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है ना ओपन बॉक्स। ठीक है, विद अ बेस ऑफ दिस, ओपन बॉक्स बनाया है और उसका बेस का एरिया दे रखा है ये। ठीक है, बेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, तो 936 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बेस का एरिया दे रखा है। तो पूरा तो होगा नहीं बॉक्स में, क्योंकि यहाँ से तो मुड़ जाएगा, है ना, आधे से। देखो मैं बता देता हूँ, ये इतना पोर्शन बचेगा सिर्फ, तो ये इतने का एरिया दे रखा है हमें 936, क्योंकि बेस में तो यही आएगा, बाकी चारों तरफ से तो मुड़ जाएगा उतना उतना। ठीक है, तो ये एरिया दे रखा है हमें। अब हमारी कैलकुलेशन क्या है कि अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब हमें ये तो पता है ये पूरी 40 है, तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए होगी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है ये, और सेम ब्रेथ भी चाहिए होगी मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेथ कितनी है इसकी। ठीक है, तो अब कैसे निकालूँ, तो ये 40 है पूरा, इसको मैंने x लेट कर लिया, तो यहाँ लिख देता हूँ लेट साइड ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना सब सेंटीमीटर, तो x तो मैंने सेंटीमीटर में लेट कर लिया। मुझे ब्रेथ साइड चाहिए अंदर वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है उसकी, तो यहाँ से यहाँ तक तो देखो पूरी 40 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो इसमें से अगर मैं x वाली ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ माइनस कर दूँ तो मुझे अंदर वाली पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो पूरी 40 है, तो यहाँ से x माइनस कर दिया तो इतना, और यहाँ से भी x माइनस कर दिया तो इतना, इतना माइनस हो गया, तो अंदर जो बचेगी वैल्यू वो बचेगी 40 माइनस 2x, है ना। x इधर से माइनस किया, x इधर से, तो टोटल कितना x माइनस किया 2x। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सेम चीज़ होगी ब्रेथ के लिए, तो ब्रेथ पूरी 30 सेंटीमीटर है देखो। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक x है और ये भी यहाँ से यहाँ तक x है, तो इसको भी मैं क्या कर दूँगा, इतना इतना इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से x चला गया, यहाँ से x चला गया, यानी 2x यहाँ से भी माइनस हो रहा है, तो ये जो फाइनल आएगा 30 माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया अपना। अब जो है इसका एरिया दे रखा है मुझे, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लगा के कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका एरिया हो गया आपका 40 माइनस 2x। अब आप जानते हो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 30 माइनस 2x इज इक्वल टू 936। अब बस ऐसे सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी फिर उसे भी सॉल्व करना है। तो चलो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो, चलो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। वैसे 2 कॉमन भी आ रहा है, अगर 2 कॉमन लेके काट दें पहले तो, चलो रिड्यूस ही कर लेते हैं, ये छोड़ो 1200 आ गया ये। 4 2 जा 8 80x, 3 2 जा 6 और प्लस का 4x स्क्वायर 936। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1200 और ये हो गया 4 2 जा 8 10 माइनस का 2 3 जा 6 माइनस का 60x हो गया ये, और 2 2 जा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब कर लेते हैं कैलकुलेट, तो 60 और 80 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 140 x माइनस का प्लस का 4x स्क्वायर, और इधर जो है 936 माइनस 1200, तो अरेंज कर लेते हैं इसे 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 140x, और ये जो है माइनस होकर इधर प्लस में आएगा। तो पहले तो माइनस कर लेते हैं, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और इधर 11 में से 9 गए 2। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना बचा माइनस में हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अब 4 कॉमन आ रहा है क्या, तो 4 कॉमन आ रहा है, हाँ 4 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर 35x, और ये बचेगा आपका 6 जा 24। ठीक है, तो ये बना हमारा 66 35x और x स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, तो 66 के फैक्टर 33, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। 33 2 जा कितना होता है 66, और 33 और 2 हो जाएंगे 35, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। तो इसे लिखेंगे 33x माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 66 इक्वल्स टू 0, और x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 33
इधर -2 कॉमन ले लेते हूँ, x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो अब दो आंसर आएंगे। तो पहला आंसर आ रहा है आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2, और एक आ रहा है x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 33। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि कौन सा वाला करेक्ट होगा आंसर, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। तो एक आ रहा है 2 सेंटीमीटर और एक आ रहा है 33 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉर्नर से स्क्वायर कट कराया हमने, ठीक है, और उसकी लेंथ देख लो कितनी है, तो ये पूरी 30 है, और जो आंसर में आ रहा है एक्स की वैल्यू वो 33 आ रही है। तो 33 तो 30 से भी ऊपर चला गया, तो ये तो लेंथ इतनी लंबी काटी नहीं होगी ना भाई। तो ये जो कट कराया है ये 2 सेंटीमीटर कट कराया हमने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यानी कि वो स्क्वायर की जो लेंथ थी वो कितनी थी, वो 2 सेंटीमीटर थी। तो आप लास्ट में लिख दोगे सो द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा और ये चीज़ रफ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। द लोकल पार्क हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड दैट मेजर 10 मीटर बाय 15 मीटर। तो इसमें भी एक फ्लावर बेड की बात हो रही है, यानी कि एक फ्लावर बेड है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड बना दिया हमने, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट दे रखी है 15 मीटर इसकी लेंथ है और 10 मीटर इसकी ब्रेथ है, ठीक है। इस बार मीटर में है, और अगर मीटर सेंटीमीटर में दे रखी हो तो पहले एक यूनिट में चेंज कर लेना। द केयर टेकर प्लान्स ऑन डबलिंग इट्स एरिया। केयर टेकर ने इसका एरिया डबल करने के जो है सोची। तो बाय एडिंग अ स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म विद अराउंड अ फ्लावर बेड। तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रिप उसने लगाने की सोची इसके चारों ओर। तो यूनिफॉर्म स्ट्रिप कैसे लगाई होगी, तो देखो इस तरीके से चारों तरफ इक्वल, मतलब हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसके चारों ओर एक स्ट्रिप लगाई। तो इसको मैं सही से बनाता हूँ, एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो चारों ओर इक्वल, मतलब चारों तरफ से सेम साइज़ का होना चाहिए, ये बनाया कुछ, ठीक है। बाय एडिंग अ स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म विद मतलब ये यूनिफॉर्म है चारों तरफ से, यानी कि अगर ये x है, x मीटर है, तो इधर भी क्या होगा x मीटर, और इधर भी क्या होगा ये विद चौड़ाई इसकी। तो ये चारों साइड से कितनी है x मीटर है, ठीक है। तो मैं अंदर वाली ये डायमेंशन मिटा रहा हूँ, इसको बाहर से लिखूँगा ताकि थोड़ा क्लियरिटी रहे डायग्राम में। तो ये लेंथ पता है हमें, ये है आपकी कितनी 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये है मतलब अंदर वाली की बात हो रही है फ्लावर बेड की, और ये है 15 यहाँ से यहाँ तक 15 है ये, ठीक है, जो रेड पोर्शन है अंदर का। अब एक चारों तरफ एक पट्टी बना दी यूनिफॉर्म विद की। यूनिफॉर्म विद मतलब चारों तरफ से एक समान है विद फ्लावर बेड के। डिटरमिन दी विद ऑफ द स्ट्रिप। अब ये विद ही बतानी है आपको, ये जो x है ना, x हमने लेट किया है, तो x मीटर ये लेंथ बतानी है कितनी विद है चौड़ाई इसकी, ठीक है। तो कैसे करें, अब यहाँ पे हमें केवल और केवल इसका एरिया पता है फ्लावर बेड का, वो कितना है वो देख लेते हैं। तो 10 इंटू 15 करोगे तो आएगा आपका 150 मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ का एरिया पता है हमें ये फ्लावर बेड का, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं बड़े वाले रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया तब निकाल पाओगे जब उसकी लेंथ पता होगी और ब्रेथ पता होगी। तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये 15 है, ठीक है, और ये हमें पता है ये कितनी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक x है, देखो ये दे रखी है ना, और यहाँ से यहाँ तक भी ये x है। तो अगर मैं पूरी लेंथ की बात करूँ तो ये हो जाएगा 15 + 2x, हो जाएगा कि नहीं, पूरी लेंथ इसकी 15 + 2x हो जाएगी। और सेम अगर इसकी बात करें ब्रेथ की, तो ये 10 है और यहाँ से यहाँ तक x है, सेम ऊपर वाला भी यहाँ से यहाँ तक x है। टोटल लेंथ की बात करूँ जो इसके चारों रास्ता बनाया है, तो ये हो जाएगा 10 + 2x, ठीक है। तो अगर मैं अब ये यहाँ का एरिया दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं पूरे एरिया में से, पूरे बड़े वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं, कौन सा, बीच वाला, तो विद निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें तो ये दे रखा है इस वाले का एरिया, छोटे वाले का। बड़े वाले का एरिया में से मैं क्या कर देता हूँ, छोटे वाले का एरिया माइनस कर देता हूँ। तो उससे कुछ फ़ायदा होगा क्या हमें। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो ये है कि 10 मीटर बाय डबलिंग इट्स एरिया एडिंग अ स्ट्रिप। अच्छा, द केयर टेकर प्लान्स ऑन डबलिंग इट्स एरिया। अच्छा, इसका एरिया अब डबल हो चुका है, ये हिंट छुपी हुई है,
एरिया डबल हो गया है ना। वही मैं सोच रहा हूँ कि एक एरिया गिवन नहीं है तो फिर कैसे निकलेगा ये। तो इसमें एरिया डबल हो गया है, उसने कहा है ऐसा करने से एरिया जो है डबल हो गया है। तो न्यू एरिया जो हो गया है वो क्या हो गया है, न्यू एरिया वो जस्ट पहले कितना था 150, तो उसका डबल हो गया है कितना, 300। ठीक है, तो ये एरिया जो है वो इसके बराबर होगा, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लिकेशन के। तो अब लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू कितना होता है 300 एरिया के बराबर। और लेंथ हमने निकाल चुके हैं 10 + 2x और ब्रेथ है हमारी 15 + 2x इज इक्वल टू 300। तो अब मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 150 + 20x + 30x प्लस के 4x² इज इक्वल टू 300। तो 20 30 50x, ठीक है, प्लस 4x² और प्लस का 150 और माइनस का 300 बराबर 0। तो इसे अरेंज कर लेते हैं हम। तो 4x² + 50x और 150 में से 300 गए तो 150 ही बचे बराबर 0। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करें, कॉमन 2 कॉमन आ रहा है, चलो और रिड्यूस कर लेते हैं थोड़ा सा, 25x और ये 75। तो अब नहीं आ रहा कुछ कॉमन, तो अब कर लेते हैं। तो 75 दूनी 150, 75 दूनी होते हैं आपके 150। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोशिश कर रहा हूँ 150 के ऐसे फैक्टर करने की 25 आए तो 30 पंजे 150 हो जाएगा और 30 में से 5 गए तो 25 बचे, लो हो गए इसके फैक्टर भी। तो यहाँ से करता हूँ 2x² और इसे मैं लिख सकता हूँ क्या 30x और माइनस का 5x माइनस का 75 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x + 15 और यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो x + 15। तो x दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी x बराबर -15 और दूसरी वैल्यू आएगी x बराबर 5/2। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आ गई। हमसे क्या पूछा है इसमें, विद x पूछा है हमसे। तो ये तो दोनों निगेटिव आ रही है और एक फ्रैक्शन में आ रही है, तो निगेटिव वाली तो नहीं होगी, तो यानी कि ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला ही आंसर पॉसिबल है। यानी कि उसने कितना बढ़ाया, 2.5 मीटर बढ़ाया इसके एरिया को। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ईजी था, बस थोड़ा डायग्राम का चक्कर था। और ये वाला इसको ध्यान से पढ़ना कि एरिया डबल हो गया है, ठीक है, यानी इस फ्लावर बेड का ऐसा करने से, विद बढ़ाने से। तो 2.5 मीटर उसने जो है विद को बढ़ा दिया। अगला करते हैं, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया जो है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है उसे बना लेते हैं। चलो, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है। तो सपोज करो ये दो साइड बराबर है इस ट्राइंगल की, ABC, इसको नाम दे दिया। और द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दे रखा है। एंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। और ये भी दे रखा है कि ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों की दोनों 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फाइंड इट्स बेस, अच्छा बेस ही पूछा है हमसे। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करें, इसको ना यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सीधा, तो इसका परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं इसकी, तो ये वाले एंगल बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री, तो ये लेंथ भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो इसको डी पॉइंट एक नाम दे देते हैं यहाँ पर। और जो है ये 5 है, ये 5 है, और एरिया गिवन है हमें पूरे ट्राइंगल का। तो द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ, इस आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो चुका है अब ट्राइंगल, तो इसका एरिया जो होगा वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इस वाले का भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एरिया पता है हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं इसकी हाइट ट्राइंगल की। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हमें बेस चाहिए होगा और हाइट चाहिए होगी, तो बेस की ही रिक्वायरमेंट है हमें, है। तो वहाँ से हम एक ट्राइंगल का डबल करके निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस से पहले हम AD निकाल लेते हैं। इसको सपोज करो, इसको A ले लेते हैं, ये कोई साइड A रही होगी, ठीक है। तो A ही हमें फाइंड करना है, तो लेकिन हमें जो है वो हाइट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो हाइट निकाल लेते हैं पहले पाइथागोरस लगा के। तो इन ट्राइंगल ADB, इसमें जब हम पाइथागोरस लगाओगे तो आएगा AB 90 के सामने वाला हाइपो, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो हमें AD चाहिए, तो AB तो 5 है यानी 25 है,
और ए डी हमें चाहिए और बी डी हमने ए ले लिया है, तो ए स्क्वायर। तो ए डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो यानी कि ये जो लेंथ है ये वाली, ये हम फाइंड आउट कर चुके, और कितनी है ये 25 माइनस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर एरिया पता है ट्राइंगल का तो हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल सकते हैं हम। तो दोबारा ले लेते हैं एक बार। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया हमें पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब एरिया पता है हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, इधर हाफ, और बेस हमें पता है ए है, और हाइट भी हम निकाल चुके हैं √25 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ये 6 2 12, और ये हो गया आपका ए। और आप कह रहे होगे कि इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं, लेकिन अब बनेगी। देखो, हमें स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 25 माइनस ए स्क्वायर बचेगा ये। ठीक है, तो अब 144 25 ए स्क्वायर, और ये तो ए की पावर 4 हो गया। ठीक है, स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो लाइन सीधी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो ए की पावर 4 और माइनस की 25 ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ये, आप चाहो तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो उसमें, लेकिन डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर, ए की पावर 4 तो एज इट इज़ है, 25 144 के ऐसे फैक्टर करने की, प्लस या माइनस करने पर 25 आना चाहिए। तो 25 16 9 जा होता है 144, तो 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस 16, और इधर माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये दो आंसर बने अपने पास। अब ए स्क्वायर माइनस 16 कॉमन आ रहा है, तो इधर बचेगा ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर आ रहे हैं इसके। तो पहला आंसर, जब a माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा तो a की वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी a की, क्योंकि स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो एक आएगी a की वैल्यू प्लस माइनस 16। तो माइनस वाली तो कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि जो लेंथ है वो माइनस में नहीं होगी। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 16 सेंटीमीटर है सब, सेंटीमीटर, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं ना, प्लस माइनस 4 आएगा, और यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, सेकेंड आंसर भी कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड आएगा ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, तो प्लस वाली ही कंसीडर करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, हमसे ए ही पूछा था कि फाइंड इट्स बेस। अच्छा, बेस पूछा है, तो एक ए आ चुका है, यानी कि अगर 4 लोगे तो ये 8 आएगा। अगर मान लो ये 4 कंसीडर करते हो तो ये भी 4 होगा, तो टोटल कितना आएगा, बेस 8 सेंटीमीटर। और अगर आप 3 कंसीडर करते हो तो 3, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 आएगा, क्योंकि हमने आधी वैल्यू निकाली है ना, तो इसका मतलब ये 3 और 3 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। है 2 लाइन का, बट देख रहे हो कितनी कैलकुलेशन है इसमें भी। चलिए अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10th क्वेश्चन। इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। शॉपकीपर वाले भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अ शॉपकीपर परचेजेज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर 1200 रुपीज़। ठीक है, तो एक शॉपकीपर था, उसने परचेज करी कुछ बुक्स 1200 रुपये में। इफ़ द कॉस्ट पर बुक वॉज 10 रुपीज़ लेस, द नंबर ऑफ बुक दैट कुड बी परचेज्ड फॉर 1200 वुड बी 4 मोर। अच्छा, 4 एक्स्ट्रा खरीद सकता था वो। राइट एन इक्वेशन टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बुक टू बी x रुपीज़ एंड सॉल्व इट टू फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बुक्स। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो जो चीज़ पूछी गई है उसे लेट कर लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बुक्स पूछा है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी ओरिजिनल कॉस्ट
ऑफ द बुक बी रुपीज़ एक्स, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट एक्स रुपीज़ था। तो आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक शॉपकीपर ने सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स खरीदी, यानी कुछ किताबें खरीदी हैं, और टोटल कितने रुपए की खरीदी हैं, 1200 रुपये की। तो आपके पास अगर अमाउंट है किताबों का, तो आप किताबों की संख्या निकाल सकते हो ना कि कितनी किताबें खरीदी गई हैं। एक कितनी किताबें हैं, मतलब अगर मैं एक बुक का प्राइस एक्स रुपीज़ है, जैसे सपोज़ करो कि मैं मार्केट से 100 रुपये की किताबें खरीद के लाया, कुछ 100 रुपये की, ठीक है, अब वो मान लो कितनी भी हो सकती हैं, अभी नहीं बता रहा मैं, और हर बुक का प्राइस जो था वो 25 रुपये था। तो आप बता सकते हो ना मैं कितनी बुक लाया हूँ 100 रुपये में, 4 बुक्स। कैसे आया, 100 से 25 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, सॉरी 100 को 25 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 4 बुक्स निकल के आ गई। तो इसी तरह मुझे जो है कॉस्ट पता है हर एक बुक का एक्स रुपीज़, ठीक है, और मुझे उसकी टोटल अमाउंट पता है 1200 रुपये टोटल कितने की खरीदी हैं। तो मैं नंबर ऑफ़ बुक्स निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स इक्वल्स टू टोटल जो अमाउंट है उसमें से एक बुक का अमाउंट डिवाइड कर दो, तो टोटल बुक्स आ जाएंगी, यानी इतनी बुक्स खरीदी थी, ठीक है, ये नंबर ऑफ बुक्स आ गया, इतनी बुक्स 1200 बाई एक्स। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इफ़ दी कॉस्ट पर बुक वॉज 10 लेस, अगर किताबों का जो प्राइस है वो 10 रुपये कम कर दिया जाए, तो फिर मैं 1200 रुपये से, ठीक है, 1200 रुपये से 4 ज़्यादा किताबें खरीद सकता हूँ। तो पहले तो प्राइस कम कर देते हैं, पहले एक्स रुपीज़ था, अब जो न्यू प्राइस है उसको लिख देते हैं, न्यू प्राइस इक्वल्स टू, हमने 10 रुपये कम कर दिया हर किताब से, तो अब मैं 4 नई किताबें खरीद सकता हूँ। पहले तो ये देख लेता हूँ 1200 में, ठीक है, 1200 की बात हो रही है। तो अब जब जरा नंबर ऑफ़ बुक्स निकाल लेता हूँ, जब मैंने अमाउंट कम कर दी, तो नंबर ऑफ़ बुक्स इक्वल्स टू वही 1200 डिवाइड बाय एक बुक का प्राइस। तो एक बुक का प्राइस कितना है, अब x माइनस 10 है, ठीक है, तो ये न्यू प्राइस हो गया। तो ये आ गई मेरी नंबर ऑफ़ बुक्स यहाँ पर भी। तो राइट एन इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि क्या, अब ये दोनों बुक्स का जो है मुझे संख्या बराबर करनी है। जैसे पहले में आई 1200 बाई एक्स और दूसरे में आई है 1200 एक्स माइनस 10। तो अब 4 किताबें मैंने ज़्यादा खरीद पाया जब मैंने 10 रुपये कीमत कम कर दी। तो ये 4 किताबें कहाँ ऐड होंगी, यहाँ पर ऐड करूँ कि यहाँ पर ऐड करूँ, लेफ्ट में कि राइट में। तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ माइनस कर दो, या फिर जहाँ पर कम है वहाँ ऐड कर दो। तो अब ज़रा इन दोनों में से देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर को देखो, तो यहाँ डिनोमिनेटर ये बड़ी वैल्यूज़ आएगी, तो यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं 4 बुक, चाहो तो यहाँ पर ऐड कर दो पहले वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू बड़ी आएगी इसे सॉल्व करने पे, यहाँ पर जो है वैल्यू छोटी आएगी, तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ी सी इधर उधर करते हैं। तो 1200 बाई एक्स माइनस 10, तो यहीं रहा, इसको उठा के इधर ले आया, तो ये माइनस का हो गया 1200 बाई एक्स, और ये प्लस का 4 हो गया उधर जाके, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1200 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस 1 अपॉन एक्स और इज इक्वल टू 4 से 1200 कट जाएगा, 4 3 जा 300 और ये हो जाएगा आपका x माइनस एक्स प्लस 10, एलसीएम ले लिया इधर, तो इधर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू इधर 1 बचा, और इधर एक्स से एक्स तो गया, कट गया, तो ऊपर 10 बचा, तो ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। तो इसे अरेंज कर लेते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस की 3000 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3000 के एक्स से फैक्टर की 10 आना चाहिए, ठीक है। तो आधा आधा कर लें, 30 15, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, 4 3 12 के आगे 3 0 अपॉन 2, ठीक है, ये आएगा। तो आएगा x बराबर 10 प्लस माइनस ये ऐड हो जाएगा, तो आएगा 12 121 00 बाई 2। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 110 का स्क्वायर हो गया सीधे सीधे, ये स्क्वायर रूट, भाई 121 11 का होता है, 2 0 लगे हैं तो 1 0 और आ जाएगा, 2 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई, प्लस वाली कंसीडर करेंगे क्योंकि माइनस वाली लोगे तो x की वैल्यू माइनस हो जाएगी और नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो माइनस में नहीं आती, तो 110 और ये हो जाएगा 120 बाई 2, तो 2 60, यानी कि 60 बुक्स खरीदी टोटल। तो ये फाइनल आंसर हो गया। x क्या लिया था हमने, अच्छा कॉस्ट था, सॉरी कॉस्ट 60 रुपये की किताब थी, कॉस्ट है तो रुपये आएगा, सॉरी बुक्स नहीं आएगा, रुपये,
ये 60 रुपीज़। तो जो कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट वो 60 रुपये थी, और फिर जो बाद वाली कॉस्ट भी पूछ सकता था, तो 10 रुपये माइनस करे थे हमने बाद वाली कॉस्ट में। तो ये जो था ये न्यू प्राइस आया था निकल के, तो एक्स में से 10 घटा दो, तो बाद में 50 रुपये की किताबें खरीदी थी। ठीक है, चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करें, तो जैसे मेरा आंसर आया 60, ठीक है, तो 1200 रुपये में मैंने कितनी किताबें खरीदी होंगी। जब एक किताब 60 रुपये की है तो यहाँ से आएगा 20 किताबें। ठीक है, 20 किताबें। अब जो है 10 रुपये कम कर दो हर किताब का प्राइस, तो 1200। अब कितनी किताबें होंगी, तो 50 के हिसाब से लगा लो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 24 किताबें। और यही कहा था उसने कि 4 किताबें क्या करी हैं, ज़्यादा ली हैं जब प्राइस कम कर दिया। तो देखो 20 से 24 किताबें हो गई। तो आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी भी कोई कमी रह गई इसमें तो मुझे जो है कमेंट करके बता देना, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता देना कि और भी चैप्टर के क्वेश्चन करा दो टॉप 10, तो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।